हेलो नमस्कार। मैं राहुल कांत ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, जहां हम लोग साइंस, जनरल साइंस, जो कि आपका रेलवे, एसएससी, बीएसएससी या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम, बीपीएससी, दरोगा, इन सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है। और हम लोग जिसका पहला चैप्टर लाइट का एक क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, एक क्लास हो चुका है, जो कि आपको रोज रात 9 बजे आपके अपने चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब आता है। तो आज हम क्लास नंबर 2 करेंगे स्टार्ट। क्लास नंबर 2, क्लास 1 में हम लोग लास्ट जो है प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। आज वहीं से प्लेन मिरर का थोड़ा बहुत रह गया था, तो उसी को कंप्लीट करेंगे। तो प्लेन मिरर में जहां हमने लास्ट में कंप्लीट किया था वहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन प्लेन मिरर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से समतल दर्पण हैं, जैसा कि हम लोग टारगेट बैच लेके चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण समतल दर्पण के लिए, जैसे सबसे पहले यहाँ से बहुत बार पूछता है कि जो समतल दर्पण है उसका फोकस कहाँ पर होता है, या फोकल लेंथ कहाँ पर होता है, या सेंटर कहाँ होता है, ठीक है, या रेडियस क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे कि जो फोकस है, फोकस, दूसरा क्या पूछता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, तीसरा पॉइंट पूछेगा कि रेडियस क्या होता है एक समतल दर्पण का, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये तीनों जो पूछता है, बहुत बार पूछेगा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ। तो याद रखना, ये तीनों का तीनों जो होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पर। यानी फोकस कहां पर समतल दर्पण का, इनफाइनाइट, कहां पर, इनफाइनाइट पर, यानी कि अनंत पर। क्या कहते हैं हिंदी में, अनंत पर। ठीक है। यही इनफाइनाइट यहां भी रहता है, यानी जब फोकस इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ भी कहां रहेगा, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर, अनंत पर, अनंत पर। अनंत पर, ये इसका साइन होता है अनंत का। और ये भी इनफाइनाइट पर, सब के सब। अगर मानिए रेडियस इनफाइनाइट पे अगर कभी कभी पूछ ले कि सेंटर कहाँ होगा प्लेन मिरर का, तो सेंटर भी इनफाइनाइट पर। जब रेडियस उतना, तो पोल से लेकर रेडियस तक की दूरी को सेंटर ही कहते हैं ना, पोल से सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ठीक है। और वही क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, सेंटर हो जाएगा। ठीक है। एक इसके अलावा फोर्थ पूछता है कि पावर, पावर क्या होता है, यानी शक्ति किसका, समतल दर्पण का। तो पावर होता है शून्य, याद रखना है, एकदम शून्य, यानी कि जीरो। पावर का मतलब हो गया कि प्लस में होगा, माइनस में होगा। तो यही जो समतल दर्पण का होता है शून्य होता है, ना तो ये इमेज को बड़ा दिखा सकता है और ना ही छोटा। याद कीजिए, बताया था हमने कि सेम शेप सेम साइज, लास्ट क्लास में कहा था कि जो प्लेन मिरर होता है वो सेम शेप सेम साइज का होता है। जैसा ऑब्जेक्ट का शेप है, जैसा साइज है, सेम वैसे का वैसा हमको दिखता है। क्या क्लियर हुआ ये बात। यानी क्या हो जाएगा, पावर जो शक्ति होगा वो क्या होगा, जीरो, शक्ति होगा जीरो। इज दैट क्लियर। हाँ बस। ठीक। तो यहां तक इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो रह गया है, लास्ट पॉइंट को कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस।
प्रतिबिंब की संख्या। अब प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या, देखिए किसी भी मिरर को, कोई भी जैसे प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर को इस एंगल पर लगाया जाए और उस एंगल पर लगाने पर हमको टोटल कितने मिरर में इमेज दिखे। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल पे कहें तो आप लोग नाई की दुकान पर गए होंगे, बॉयज लोग तो गए ही होंगे, गर्ल्स लोग अगर जाती हो तो पता नहीं, मतलब अपना जो ब्यूटी पार्लर में जाती है, लेकिन बॉयज अगर नाई की दुकान पर जाते हैं तो बहुत बार देखा होगा कि टाइम नहीं रहता है उनके पास, नाई के पास बोला गया कि 2 के बाद नंबर है, 3 के बाद नंबर है, तो आप लोग पीछे बैठ जाते होंगे। और ये एकदम रियल है कि आप लोग जरूर कोशिश किए होंगे कि एक देखे होंगे ऐसे बैठते होंगे तो एक यहाँ पर मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर, और एक पीछे, और उस प्लेन मिरर के अंदर अगर आप देखिएगा तो इमेज के अंदर इमेज, फिर उसके अंदर एक और इमेज, और ऐसे गिनते जाइए लाइन से, लेकिन खत्म नहीं होता है ना। तो बस यही चीज है कि दो मिरर को हम 90 पे लगाएं, 45 पे लगाएं, 30 पे लगाएं, 45 पे, तो कितने एंगल पे लगाएं और उस एंगल पे लगाने में कितने इमेज मिलता है, बस उसी को कहते हैं नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर थीटा अपॉन 360 माइनस 1, ये होता है नंबर ऑफ इमेज का। क्लियर हुआ। जैसे कि कहें कि एक क्वेश्चन, शॉर्ट में क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्वेश्चन अगर कह दे कि दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो थोड़ा सा हम लोग 360 डिग्री अपॉन थीटा होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और क्या कहेगा कि अगर दो मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री है, दो मिरर को 90 डिग्री ठीक एकदम ऐसे लगाया गया, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फाउंड या कैन बी प्रोड्यूस, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो सीधा जैसे देखेंगे तो हम लगाएंगे फॉर्मूला n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा 360 अपॉन थीटा कितना 90 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा 4 बार में, यानी टोटल कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेगा, 3 मिलेगा। और इसको आइए हम प्रैक्टिकल रूप से अगर हम कहें तो देखिए, एक इमेज ऐसे हम लगाते हैं, ठीक है, और एक मिरर लगाते हैं, ये M1 हो गया मिरर 1 और एक हो गया मिरर 2, और दोनों 90 डिग्री पर हैं, है ना। और यहाँ पर हम एक इमेज रख देते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट, अरे यार आज पता नहीं मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है। ठीक, देखो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लगाए, तो इसका जो है इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। देखिए, एक इसके सामने मिरर है तो एक तो यहाँ पर बनेगा, एक इसके सामने, तो एक इस मिरर में बनेगा इमेज, और एक ठीक इसके बीच में बनेगा। तो टोटल हो गया ना 1 2 3, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, तो टोटल कितने इमेजेस बनेंगे, 3 इमेज, इस प्रकार से। तो अब क्या सब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या सब क्वेश्चन नहीं। इसमें क्या चीज है कि देखिए, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिकली रूप से प्लेस किया गया या फिर असिमेट्रिकली प्लेस किया गया, यानी दो चीज जोड़ देता है। एक कहता है सिमेट्रिकली और एक कहेगा असिमेट्रिकली। अब ये क्या चीज आ गया भाई, तो कुछ नहीं, जैसे अभी तक समझे हैं वैसे ये भी समझ आ जाएगा। मतलब कि सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली कुछ नहीं है। सिमेट्रिकली को कहते हैं समरूप, किसी चीज को समरूप रखना, और ये होता है असमरूप। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले सिमेट्रिकली हम समझेंगे। जो सिमेट्रिकली है ना, दो ये मिरर है और इन दोनों को, ये जो दो मिरर है इन दोनों के ठीक नाप के, जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ठीक बीचों बीच यानी 45 डिग्री इधर से और 45 डिग्री इधर से एकदम नाप करके बीच में वस्तु को रखना ही क्या कहलाता है, सिमेट्रिकली। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकली। और असिमेट्रिकली क्या हुआ कि दो मिरर रखा हुआ है, उसके बाद जय
ऐसे किए और ऐसे करके पटक दिए, वो चाहे यहाँ गिरे, चाहे यहाँ गिरे, चाहे यहाँ गिरे, चाहे यहाँ गिरे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं। समझ गए? वो होता है असिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब क्या बोले? एकदम नाप तोल के रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एकदम नाप तोल के। ठीक है? और असिमेट्रिकली जहां पटक दो, जहां भी पटक दो बस। समझ गए? पटक दो, ये होता है। अब दोनों में अंतर क्या है ना? दोनों में अंतर क्या होगा सर जी? तो दोनों में अंतर बस इतना है कि जो सिमेट्रिकली है वो दो प्रकार से आंसर दे सकता है। एक या तो ऑड नंबर में आता है या इवन नंबर में, तो ये दोनों में आंसर देगा, ऑड में भी देगा और इवन में भी देगा। लेकिन जो असिमेट्रिकली है वो सिर्फ और सिर्फ इवन देगा। सिर्फ और सिर्फ किस में देगा? इवन देगा। यानी कि वो कभी भी ऑड नंबर नहीं देगा। याद रखना, अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला लगाने पर ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो ये किस में लगाएंगे हम लोग? सिमेट्रिकली में। ये फॉर्मूला लगाएंगे सिमेट्रिकली में। और वही जब असिमेट्रिकली का बात आएगा, असिमेट्रिकली का बात आएगा, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? कोई सा तो लगेगा ना। तब पहले लगाएंगे 360 अपॉन थीटा माइन थीटा, बस इतना ही। कब? जब आंसर इवन में रहे। लेकिन जैसे ही आंसर ऑड में आ गया, तब लगाएंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तब ये वाला लगाएंगे। कब? जब आंसर हमारा किस में रहे? ऑड में रहे। ये हो गया पूरा नंबर ऑफ इमेजेस। अब यहां से एक क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो मिरर के बीच, ठीक है, अगर दो मिरर को, यानी कि क्वेश्चन है कि M1 और M2, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बने। कितने का बने? 180 डिग्री का। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है जब M1 M2 180 डिग्री रहे तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? क्या होगा? तो ये फॉर्मूला वही है। अब बताइए कि जैसे इनके बीच अगर हम पहले, सबसे पहले क्या पता करेंगे? फॉर्मूला हमको लगाना है n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लगाएंगे ना 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लेकिन यहीं पे उससे पहले हमको थीटा पता रहना चाहिए, एंगल पता रहेगा तब ना। और एंगल कैसे निकालेंगे? देखिए, एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, ठीक, 180 डिग्री। तब ना इनके बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, मतलब कि ऐसे। और यही वाला केस आपने देखा होगा नाई की दुकान पे, बार्बर के शॉप पे। याद आया? एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, और उनके बीच में कोई एंगल तो बनता नहीं। तब तो क्या कहेंगे? एंगल कितना? कितना? हाँ, एंगल बनेगा 0 डिग्री। वेरी गुड, जिन्होंने अभी बोला बहुत बढ़िया बोला कि जो इनके बीच जो एंगल रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री। और इसी चीज को अगर हम यहाँ फॉर्मूले पे लगा दे 360 अपॉन 0 माइनस 1, और तो जानते हो कि जब भी डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो रहता है तो आंसर आता है इनफाइनाइट। आंसर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? अनंत। और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी अनंत, यानी इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगे। यानी आपने देखा होगा नाई की दुकान पे और समझ गए होगे अब कि इसीलिए इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज बनता रहता है वहां पर। मात्र दो मिरर लगे हुए हैं, लेकिन गिनते रहिए तो इमेज की संख्या खत्म नहीं होती है। कारण कारण यही है 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो जीरो बनता है, और जीरो के कारण क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। बताइए, क्या यहां तक समझ गए सब कोई? इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? वेरी गुड। अगर यहां से हम आगे चलें, अगर हम कहें कि कुछ हम बात कर ले एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर, एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर। अगर हम समतल दर्पण के एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपने देखा होगा, पेरिस्कोप, ठीक है। दूसरा होता है कैलिडोस्कोप, ठीक है, इसको हिंदी में पेरिस्कोप ही बोलते हैं, इसको कैलिडोस्कोप, ठीक है। और जो तीसरा और थर्ड
तीसरा जो हुआ, तीसरा एग्जाम्पल, डेकोरेटिंग मिरर। कौन सा मिरर? डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग मिरर। तीसरा मिरर कौन सा हुआ? अरे भाई डेकोरेटिंग, जो साज सवरते बाल उल सजाड़ते हो, लाली पाउडर क्रीम लगाते हो, बस वही वाला हो गया क्या? डेकोरेटिंग मिरर। ठीक है, तो ये टोटल 3 एग्जाम्पल हैं। अब बात है कि क्या पेरिस्कोप आप लोग देखे हैं, कैलिडोस्कोप देखे हैं, डेकोरेटिंग मिरर तो देखे होंगे। पेरिस्कोप क्या है? आज ये पुराने जमाने में जो राजा महाराजा किला में बंद रखते थे, किला के अंदर रहते थे और चारों तरफ से किला को बंद कर देते थे, लेकिन फिर भी उनके किले के आगे से कोई जा रहा है, इधर उधर से कोई गुजर रहा है, बस उसी चीज को देखना होता था। उसी चीज को देखने के लिए पेरिस्कोप का बनाते थे। और आजकल ये सबमरीन, जो पानी में सबमरीन वगैरह होते हैं ना, उसको देखने के लिए बनाया जाता है। मतलब है इसका कि देखिए कुछ ये इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाला हो गया कुछ ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, याद आया? ये पेरिस्कोप है। यहां से कोई भी एक, जैसे ये हमारा आई है, ठीक है, कोई आदमी है, यहां से देखता था, और यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, जा रहा है, गुजर रहा है, इधर उधर पार हो रहा है, तो क्या है कि एक प्लेन मिरर यहाँ पे लगाते थे और एक प्लेन मिरर यहाँ। तो इसका इमेज यहाँ बनता था, फिर ये वाला यहाँ दिख बनता था, और ये उसको साफ साफ एकदम क्लियर रूप से देख लेता था कि कौन है। इस तरीके से छुप के देखा जाता था। ठीक है, तो ये स्पाई की तरह यूज होता था। ठीक है, तो पेरिस्कोप से इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने मिरर का यूज होता है? तो 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एंगल कितना होना चाहिए इन दोनों का? तो दोनों के दोनों को 45 डिग्री पर लगाया जाता है, तब जाके एक पेरिस्कोप बनता है। ठीक है, कैलिडोस्कोप तो ये एक ट्रायंगुलर शेप का होता था, जिसमें से नंबर ऑफ इमेजेस खाली देखने के लिए बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक बनाया जाता था, इसको गोल ऐसे रैप कर दिया जाता था सिलेंड्रिकल किसी चीज से, और इसके अंदर देखोगे तो किसी चीज को रख के देखोगे तो मल्टीपल इमेजेस दिखते थे। ज्यादातर ये खिलौने बच्चों के खेलने के लिए काम आता था। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पेरिस्कोप कई बार पूछा जाता है, कैलिडोस्कोप पूछा जाता है, और ये तो हमको याद ही रहता है। क्या समझ गए यहाँ तक? क्या प्लेन मिरर आप लोग को क्लियर हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेन मिरर है वो हम फिर एक बार बता देते हैं कि एक तो वो जो 4 पॉइंट लिखवाए थे आज ही के दिन, आज ही के दिन जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं, ये वाला देखिए, ये वाला, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बीपीएससी 71 जो कि 13 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ है। बीपीएससी 71 13 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि पावर, प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, शक्ति कितनी होती है, और शक्ति होती है 0। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसी बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया आप लोग को। क्लियर हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो हम लोग का जो मेन है टारगेट बैच के हिसाब से, तो हम लोग का जो प्लेन मिरर या फिर कहें रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो एक एक पॉइंट आप लोग को कैसा लगा, कैसा आपको प्रतीत हुआ, बढ़िया लगा, आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए वो आपको मिला कि नहीं मिला, तो इसको ज़रूर एक बार आप हम लोग के साथ ज़रूर आप अपने कमेंट में बताएं कि कैसा आपको ये क्लास लगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिले, जो कि रात को 9 बजे ये क्लास होता है, तो उसके लिए ज़रूर आप कॉम्पिटिटिव क्लब को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और कुछ हम लोग को मोटिवेशन मिल सके, और क्या। ठीक है, तो आज हम लोग का जो रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग सेकंड टॉपिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो सेकंड टॉप हुआ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो कृपया ध्यान से बने रहिए, कॉपी किताब कलम रजिस्टर जो भी आपके पास है लेके बैठे रहें और ध्यान से देखते रहें। ठीक, देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है।
रिफ्रैक्शन होता है व्हेन अ लाइट passes through when a light passes through one medium to another medium when a light passes through one medium to another medium ठीक है it bends is known as या दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन मतलब हिंदी में कहें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वह हल्की मुड़ जाती है बस इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं क्लियर हुआ अब देखिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे दो चीज बोले हम एक तो हल्का सा मुड़ जाना और उससे पहले बोले माध्यम मीडियम तो सबसे पहला बात आ गया कि ये मीडियम का मतलब क्या हुआ मीडियम अरे भाई कुछ तो मतलब होगा मीडियम का जरूर यहाँ पे आया है तो मीडियम क्या हुआ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम संस्कृत मीडियम है ना नहीं 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 ये सब नहीं यहाँ फिजिक्स में मीडियम का मतलब हुआ सॉलिड सॉलिड एक मीडियम है क्या है सॉलिड एक मीडियम है जिसको हम लोग ठोस बोलते हैं ठीक है इसके बाद कौन सा मीडियम हुआ लिक्विड जिसको हम तरल बोलते हैं और तीसरा मीडियम हो गया गैस जिसको हम गैस ही बोलते हैं ठीक है ये तीनों होता है मीडियम जहां जहां मीडियम का मतलब आए वहां मतलब होता है सॉलिड लिक्विड गैस से और अगर सॉलिड लिक्विड गैस से हुआ और ऐसा जगह आ जाए जहां ना तो सॉलिड मिले ना लिक्विड ना गैस कोई होता है क्या ऐसा जगह अरे कोई होता है तो हाँ जहां पे ना तो सॉलिड रहे ना लिक्विड रहे ना गैस रहे ये तीनों में से कुछ नहीं रहे उसको बोलते हैं वैक्यूम उसको क्या बोलते हैं वैक्यूम हिंदी में कहते हैं निर्वात उसको बोलते हैं निर्वात क्या समझ आ गया ये बात उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे निर्वात क्या बोलेंगे निर्वात ठीक है अगर हम बात करें यहीं पे निर्वात से पहले अगर हम कहें कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में तो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल तो कितनी होती है प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल तो प्रकाश की जो रियल चाल होती है वो कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये इसका रियल वैल्यू है कितना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये किसका स्पीड ऑफ लाइट का ठीक है ये लाइट होता है लेकिन यही बात करें कि क्या हर जगह स्पीड ऑफ लाइट इतना ही होता है क्या जो ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है या इसी को कई बार है ना कई बार इसी को 3×10⁵ तो जहां 5 लिखेगा तो मीटर की जगह किलोमीटर लिख देगा प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में अरे मतलब मजा आ जाएगा देख के इतना स्पीड पलक झपकते ही तो पार समझ रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाना यानी समझिए क्या इससे भी तेज है क्या दुनिया में कुछ क्या लाइट से भी तेज हो सकता है क्या कुछ नहीं ना तो इस दुनिया में जो सबसे तेज चलता है वो है लाइट और लाइट से तेज इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता तो क्या सिर्फ लाइट ही है इस दुनिया में नहीं इसके बराबर कुछ कुछ है जो चल सकता है लेकिन इससे तेज कोई नहीं चल सकता लाइट से आगे कोई नहीं जा सकता है जितना तेज लाइट जा सकता है ठीक है तो लाइट इस दुनिया में सबसे तेज है हाँ एक आध चीज है जो इसके बराबर चल सकता है लेकिन इससे आगे नहीं ठीक तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो अगर हम बात करें कि क्या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या सब में चलता है क्या सब में चल सकता है नहीं सब में नहीं ये सिर्फ वैक्यूम का स्पीड है ठीक है वैक्यूम का यानी निर्वात का सबसे तेज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में चलता है किस में चलता है वैक्यूम में और इससे कम चलेगा किस में गैस में या एयर में कह सकते हैं ठीक है और इससे कम चलेगा लिक्विड में और लाइट का स्पीड सबसे कम किस में होता है सॉलिड में ठीक है सॉलिड का मतलब हो गया ठोस लिक्विड का मतलब हो गया तरल और गैस का मतलब हो गया गैस और वैक्यूम का मतलब हो गया निर्वात ये हम स्पीड ऑफ लाइट लेके चल रहे हैं ठीक है तो यहां तक समझ गए क्लियर हुआ ठीक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ठीक है कि जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे अभी हम 2 केस लेके रिफ्रैक्शन को समझाएंगे आप लोग को ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 ठीक है अभी क्या बोले रिफ्रैक्शन
कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक मीडियम ऊपर मान के चलते हैं और एक मीडियम नीचे। ऊपर वाला जो मीडियम है, ऊपर वाला, इसको हम मानते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और इसको मानेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब, तो देखिए रेयरर मीडियम का मतलब होता है, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है, ठीक है, रेयरर मीडियम कि जिस मीडियम में इस लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा हो, यानी लाइट का स्पीड जिस भी माध्यम में, यानी इस माध्यम में ज्यादा है तो ये रेयरर मीडियम होगा। अगर यहां पर स्पीड ज्यादा हो जा रहा है तो इसको रेयरर मीडियम कहेंगे, यानी कि मोर स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहेंगे सीधा सीधा? मोर स्पीड ऑफ लाइट, उसको कहेंगे रेयरर मीडियम, यानी प्रकाश की चाल जिसमें क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, और इसमें लेस स्पीड ऑफ लाइट, लेस स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। जिसमें अगर हम इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा तो ये रेयरर मीडियम, इसमें ज्यादा होगा तो ये रेयरर मीडियम। क्या क्लियर हुआ? अब हम केस लेके चलते हैं, जैसे रेयरर मीडियम हो गया, इसको मानते हैं कि ये हवा का कोई मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में, और इसको मानते हैं कि ये पानी है, इसमें जल, वाटर, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है, ये वाटर वाला मीडियम है, ठीक है। अब ये वाटर वाला मीडियम है। अब हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट। अब यहाँ से देखना, हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे बाबू, अब समझ आएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, ये वाला जो तल है ना, ये वाला, ये सरफेस है, ये है नीचे पानी और ऊपर हवा, इनके बीच का जो तल हो गया, यानी इसके ऊपर हवा है, इसके नीचे पानी है, और ये जो खड़ा है ये हम अपने इमेजिनरी लाइन से ले रहे हैं, अपने इमेजिन, जैसे रिफ्लेक्शन में लिए थे ना नॉर्मल लाइन, वैसी ये वाला है नॉर्मल, ठीक है, ये अपना इमेजिन से हम मान के चलेंगे, तो इसको कहेंगे नॉर्मल रे। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे, यानी लंबवत किरण या लंबवत रेखा। क्लियर हो गया? लंबवत रेखा। अब इस, ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है। एक लाइट रे जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी एक मीडियम ये है, इस माध्यम से इस वाले माध्यम में आएगा तो ये दूसरा माध्यम हो गया, इसको बोलेंगे, जो लाइट रे दूसरे माध्यम की तरफ जाए तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी कि आपतित किरण। वही पॉइंट है कि आपतित किरण। क्लियर? क्लियर हुआ? अब लाइट जो आए, अब दूसरे माध्यम में आएगा, पहले माध्यम में तो आ गया, जो लाइट रे दूसरे माध्यम की तरफ जाए, अब जो दूसरे माध्यम में आ जाए वो तुरंत इधर ऐसे आ जाएगा, तुरंत इधर ऐसे आ जाएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये सीधा क्यों नहीं गया? हम लोग के अकॉर्डिंग तो ये सीधा जाना चाहिए था, है ना, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से आना चाहिए था, लेकिन ये हल्का बेंड हो गया ना। तो हम तो बोले ही थे कि जब लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और हल्का सा क्या हो जाए, बेंड हो जाए, हल्का सा क्या हो जाए, मुड़ जाए, और हल्का सा मुड़ गया तो बस इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। बताइए क्या समझ आया? इतना जो मेहनत की आप लोग के पीछे, क्या समझ आया ये बात? इतना देर से जो बोले, हाँ समझ आए ना? बस ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हम इस केस को उल्टा ले लें? क्या हो कि जब केस उल्टा ले लें, केस उल्टा का मतलब, अभी हम रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ भेजे थे, अभी हम क्या किए थे, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहे थे, अब क्यों ना हम डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएं, तो डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएं, सेम टू सेम उल्टा केस लेंगे, यानी रेयरर क्या मान के चले थे हम लोग? एयर, और डेंसर क्या मान के चले थे? वाटर। डेंसर क्या मान के चले? वाटर, ठीक है। अब वही बात है, ये वाला हमारा एनआर हो गया नॉर्मल रे,
जो लाइट रे इधर आया ये वाला होगा इंसिडेंट रे IR, ठीक है, वहां से आपतित किरण, ठीक। और जब यहां से आएगा तो हल्का सा बेंड होगा ना। अब ये हल्का सा बेंड किधर होगा, वो कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, ठीक है, कुछ इधर होगा। और जो ये वाला रे हुआ इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और सेम यही वाला यहां पर ये RR हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक। अब फिर से वही वाला बात कि यहां पे देखिए कुछ एंगल बन रहा है ना। एंगल हमेशा कहां से लेते हैं, कहां से, अरे बोलिए, आप लोग तो समझ गए होंगे अब। हाँ, कहां से, नॉर्मल से। कहां से, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जब भी एंगल लेंगे तो यहां पर बनेगा नॉर्मल और IR के बीच में जो एंगल बनेगा ये बनेगा, इसको कहेंगे एंगल I, इसको कहेंगे एंगल I। और जो नॉर्मल से RR के बीच बनेगा इसको कहेंगे एंगल R, एंगल I और एंगल R। और वैसे यहां पर एंगल I और ये बन जाएगा एंगल R। तो क्या ये सिंपल हो गया, बस खत्म? नहीं, यहां पर एक पॉइंट और समझना था। अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो जब हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो एंगल बहुत कम बन रहा है, लेकिन वही जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ज्यादा स्पीड से कम स्पीड में जाएंगे तो एंगल कम होता है, यानी बेंड होगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी यहाँ पे बेंड कैसे होगा, यहाँ पे जो लाइट बेंड होगा वो किधर होगा, NR की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, NR की तरफ। और जो यहां पर यानी कम स्पीड से ज्यादा जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी NR से दूर की तरफ, NR से दूर की तरफ। ये होगा पॉइंट, ठीक है, ये समझना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब कहें कि यहाँ पर अगर ठीक से देखिए, अगर यहाँ पर आप ठीक से देख रहे हैं तो एंगल I बड़ा है कि एंगल R बड़ा है, एंगल I की R, एंगल I बड़ा होगा कि R बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि एंगल I जो है वो हमेशा बड़ा होगा एंगल R से। कब, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से किधर आए, डेंसर की ओर। और वही जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आए तो देखिए कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा, क्या यहाँ पर एंगल R जो है वो बड़ा रहेगा एंगल I से। क्या क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट समझना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, जब भी एंगल I बड़ा रहेगा एंगल R से तो वहां पूछता है कि स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो स्पीड पर क्या असर पड़ेगा आप बताइए, बता चुके हैं। अब रेयरर मीडियम से डेंसर में लाइट आ रहा है तो रेयरर में लाइट ज्यादा ना, रेयरर में ज्यादा ना, रेयरर में ज्यादा होगा ना। बताए भी थे कि जिसमें लाइट ज्यादा वो लाइट वो रेयरर मीडियम, तो रेयरर में ज्यादा, तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है यानी लाइट ज्यादा से कम में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। स्पीड क्या होगा, डिक्रीज। कैसे पता चला, डेंसर में आ रहा है, कहां से, रेयरर से, रेयरर में ज्यादा डेंसर में कम, तो लाइट क्या होगा, स्पीड क्या होगा लाइट का, कम, डिक्रीज। यानी कि यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर स्पीड डिक्रीज हो गया तो वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे पता चलता है, V इक्वल टू एफ लेमडा से। यानी कि जैसे यहां पे देखिए तो जब जब V ऊपर होगा यानी स्पीड ऊपर होगा तो लेमडा भी क्या, वेवलेंथ भी क्या, इंक्रीज होगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब यहाँ पे स्पीड कम, ये यहाँ स्पीड कम हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे देखने से भी पता चल रहा है कि डेंसर से रेयरर में, डेंसर में कम और रेयरर में ज्यादा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड इंक्रीज तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है। अब यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहां से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जब भी अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि देखिए स्पीड चेंज हो गया तो यानी डिपेंड होगा, वेवलेंथ चेंज हो गया डिपेंड हो गया। लेकिन क्या ऐसा चीज है कि जो डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वो डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा चीज है, तो ऐसा एक ही चीज है, या एक नहीं 2 चीज है, ठीक है। तो पहला तो है फ्रीक्वेंसी, पहला कौन सा है,
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, डेंसर से रेयर हो, रेयर से डेंसर हो, स्पीड बढ़े घटे कोई बात नहीं, अपना न्यूट्रल पड़ा है तो पड़ा है भाई, हम चेंज नहीं होंगे। ये क्या है, वो ढीठ वाला इंसान है, हम जैसे हैं हमको छोड़ दो हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक और ढीठ वाला इंसान होता है जिसको कहते हैं कलर। तो ये दोनों के दोनों कभी भी चेंज नहीं होते, यानी क्या कहेंगे, डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के दौरान ये कभी भी नहीं बदलते हैं। अपवर्तन के दौरान कभी भी नहीं बदलते हैं। कौन? फ्रीक्वेंसी और कलर। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। क्या इसमें अभी और है? तो अभी और है। अभी इतना, ये तो खाली इंट्रोडक्शन दी आप लोग को इसमें, लेकिन यकीन मानिए काफी ज्यादा पॉइंट बता दिया गया है इसमें, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, अभी तो बोले कि फ्रीक्वेंसी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक। तो उसके बाद अगर कहें जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ठीक, कितना बताया अभी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी यही ना बताए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आखिर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कोई तो बताया होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाबा ऐसे मंत्र फूका और अचानक उसके सामने आ गया, अच्छा इतना लाइट है, नहीं ना। या कोई एकदम 20,000 साल का तपस्या में बैठा और कैलाश पर्वत पे चढ़ने का कोशिश किया और एकदम उसके नजरों के आगे क्या यही स्पीड है, नहीं ना। कोई तो इसको नापने वाला होगा, कोई तो बताया होगा ना। अरे जैसे आप हम याद किए हैं, अरे कहाँ से सोच लेके बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो पहला इंसान है कोई तो बताने वाला होगा। तो जिन्होंने सबसे पहले बताया था, बताया नहीं था, कोशिश किया था, क्या कहेंगे कि इन्होंने कोशिश किया। सबसे पहले जिन्होंने नापने का कोशिश किया था, जिन्होंने भी सबसे पहले नापा, वो थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो साहब सबसे पहले नापने वाले थे गैलीलियो। लेकिन क्या ये नाप पाए थे? क्या नहीं, ये असफल हो गए। क्या हो गए ये सीधा सीधा फेल हो गए। ये नहीं बता पाए कि क्या है इसका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड कितना है, नहीं। तो क्या इसके अलावा दूसरा किन्होंने बताया होगा? किन्होंने तो बताया होगा, तो वो थे रोमर। रोमर। तो सबसे पहले नापा किन्होंने? गैलीलियो ने। लेकिन बताया किसने? रोमर ने। नापने वाले व्यक्ति गैलीलियो, बताने वाले व्यक्ति रोमर। जो 3 × 10⁸ पढ़ रहे हैं ना, वो यही रोमर साहब थे बताने वाले। किन्होंने बताया था? रोमर ने। क्या क्लियर हो गया? यहां तक हम मान के चले कि अच्छे से हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलें, ठीक है, तो जैसे हम लोग नियम पढ़े थे, याद कीजिए, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम थे ना, हम कहे रिफ्लेक्शन के यानी परावर्तन के कुछ नियम थे, वैसे इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसके किसके? अपवर्तन के, अपवर्तन के, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपवर्तन के नियम। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और इसमें पहला जो नियम होगा, तो पहला नियम तो सेम वही, पहला नियम सेम वही। और पहला नियम क्या बताए थे? याद करो, चाहे वो रेयरर से डेंसर हो या चाहे डेंसर से रेयरर में जाना हो, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एनआर हो गया, ये आईआर हो गया, और ये लाइट इधर चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाए चाहे अवे द नॉर्मल जाए, लेकिन क्या ये तीनों के तीनों आर तीनों के तीनों इस एक बिंदु पर मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? अरे मिल रहे हैं क्या? तो अगर एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, तो हम ये भी कहेंगे ना कि हाँ ये एक बिंदु पर भी है और एक ही सरफेस पर है। एक ही किस पर है? सरफेस पर है। तो सीधा वही बात कहेंगे कि आई आर, एन आर और आर आर, ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही सरफेस पर होंगे, आर लाइज ऑन अ सेम पॉइंट एट अ सेम सरफेस। यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर होंगे या एक ही सतह पर होंगे।
क्या समझ आ गया ये बात? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा समझने का है। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। सेकंड पॉइंट का क्या नाम दिया है? स्नेल्स लॉ। हिंदी में कहते हैं स्नेल का नियम। हिंदी में क्या है? स्नेल का नियम। इसको कहते हैं स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम का मतलब क्या हुआ भाई? तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि जो साइन आई है यानी इंसिडेंट रे वाला एंगल, और जो साइन आर है यानी रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल, बराबर होता है म्यू के, या एन बोलते हैं, या इसको म्यू, ठीक है, एन। या इस एन का जो असली नाम है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। अपवर्तनांक, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है। इस जो अपवर्तनांक है इसका बहुत बार जो है यूनिट पूछ लेता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिटलेस होता है। इसको क्या कहेंगे? यूनिटलेस। मात्रकहीन, मात्रकहीनता होता है ये। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्या क्लियर हो गया? अभी हम मान के चले कि ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर जितना बताए हैं समझ आया। ठीक। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी एक माध्यम में दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो लाइट का स्पीड होता है, बस उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द लाइट ऑफ स्पीड इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बोले वह भी हम बोले साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि अगर आप एक रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, आप एक लाइट भेजे, हल्का सा बेंड हो गया, अब जो एंगल आई है, जो एंगल आई है वो आ जाए 35 डिग्री, एंगल आर आ जाए 37 डिग्री या 30 डिग्री, या फिर 30 नहीं, मान के चलो एंगल आई, एंगल आर आ जाए 23 डिग्री। ठीक है, और कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो यहाँ 35 और 37 और 30 और 35 और 50 और 42, 42, 43, क्या ये सब एंगल रख सकते हैं क्या? 43.5 रख सकते हैं, 23 रख सकते हैं क्या? वैल्यू पता है क्या साइन 23 का? नहीं ना। तो हम लोग को ये सोल्व नहीं करना है। कहने का मतलब है कि हम लोग को ये सोल्व नहीं करके देखना है कि यहाँ पे कितना आएगा। हम लोग को सीधा सीधा कुछ वैल्यू है उसको याद कर लेना है। कुछ क्या है? वैल्यू है जिसको याद कर लेना है। कि जैसे हम कहें कि वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो एक साइड हम मीडियम ले लेंगे और एक साइड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो एग्जाम में इनके अलावा कभी पूछता नहीं है, बस वही चीज हम लोग को याद कर लेना है। बस इसी चीज को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है। अभी जैसे कि हम अगर कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना होगा, यानी निर्वात का, निर्वात का कितना होगा, तो 1, सीधा सीधा कहेंगे 1। ऐसे ही अगर अगला कहें एयर का कितना होगा, तो 1.0003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये जैसे का जैसे लिखवा रहे हैं सेम ऐसे का ऐसा लिख लेना है कॉपी में और याद कर लेना, रट लेना इसको एकदम। और इतना भारी नहीं है, एक एक करके स्पीड हल्का बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से याद होना चाहिए। ठीक है। एयर के बाद अगर हम वाटर का बात करें तो वाटर का हो जाएगा 1.33 और 4/3, यानी होता है 1.33 और सोल्व कीजिएगा तो 4/3 होगा। और जो ये 4/3 है ये न्यूमेरिकल में काम आता है। वहां पे 1.33 लेंगे तो क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे वहां, 4/3। क्या लेंगे? 4/3। और इसके बाद अगला होता है ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.5। और फिर लेंगे डायमंड का। और ये दुनिया में ऐसा बहुत कम एग्जाम है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो और उसमें डायमंड नहीं पूछा हो। 90% क्वेश्चन में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है। इसका होगा 2.42, 2.42। और इसके अलावा अगर मान लो कि कभी जर्मेनियम का पूछ ले
तो कभी कभार पूछता है, तो इसका होता है 4। तो ये हमारे पास मीडियम है, और क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इधर हो गया मीडियम। एक बार फिर से साथ साथ बोलते हैं, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का 1.0003, वाटर का 1.33, या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें 4/3 लेके चलेंगे, ठीक है। ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.42, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड का 2.42, और जर्मेनियम का क्या लेंगे 4। और देखिए किसी के आगे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिट लेस, मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता इसका, यूनिट लेस होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां तक था। अब बताइए क्या समझ आया, ठीक है। आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव क्लब पे आना पड़ेगा, इस चैनल का नाम, जिसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा आप अपना राय जरूर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।